नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर ग्वालियर से है, जहां छत्तीसगढ़ से ग्वालियर परीक्षा देने आए छात्र ने खुदकुशी कर ली है। 12वीं के छात्र अमन मिश्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। रायपुर से ग्वालियर अमन परीक्षा देने आया था और कमरे से 2 लाइन का सुसाइड नोट भी मिला है। और सुसाइड नोट के लिहाज से एक लड़की और उसके साथी पर प्रताड़ना का आरोप इस सुसाइड नोट में अमन लगा रहा है। फांसी से पहले अमन ने मोबाइल पर अपना वीडियो भी बनाया था। किला गेट थाना के लधेड़ी की घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। मोबाइल वीडियो और कॉल डिटेल्स से अब खुलासा होने की संभावना है। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी और सुसाइड नोट में जो जिनका जिक्र है उनसे जुड़ी कोई डिटेल सामने आई क्या? सुशील के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन बता दें आपको कि रायपुर से ग्वालियर छात्र एग्जाम देने आया था। 12वीं का छात्र था अमन मिश्रा, जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। रायपुर से ये ग्वालियर आया हुआ था और एक सुसाइड नोट भी इसके पास से बरामद हुआ है। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, और क्या डिटेल? सुशील से संपर्क नहीं हो पाया, हम फिर रुक करेंगे सुशील का, लेकिन एक बार फिर पूरा मामला आपको बता दें। ये मामला ग्वालियर का है। दरअसल रायपुर से एक छात्र यहां पर एग्जाम देने के लिए आया हुआ था। 12वीं का छात्र था अमन और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें एक लड़की का जिक्र किया गया है, साथ ही उसके साथी का भी जिक्र बताया जा रहा है इस सुसाइड नोट के लिहाज से कि अमन ने इन दोनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, फांसी से पहले अमन ने एक मोबाइल वीडियो भी बनाया था। कि वीडियो में क्या है अभी तक साफ नहीं हो पाया। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, अमन नाम के युवक ने मौत को गले लगा लिया, सुसाइड कर लिया। एक सुसाइड नोट भी सामने आया है। वीडियो भी बताया जा रहा है कि उसने पहले बनाया था। क्या इस वीडियो में है और क्या इस सुसाइड नोट में है? देखिए प्रशांत, ग्वालियर के लधेड़ी इलाके की घटना है। 22 साल का ये अमन मिश्रा नाम का छात्र है जो ग्वालियर से 12वीं की परीक्षा दे रहा था। और ये छात्र रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। यहाँ लॉकडाउन के पहले ही आया था परीक्षा देने के लिए। तब से ही लधेड़ी इलाके में किराए के मकान में रहता था। आज सुबह देर तक जब ये नहीं जागा तो फिर मकान मालिक और पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इसके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पुलिस जब पहुंची तो ये फंदे पर लटका हुआ था। पास ही 2 लाइन का एक सुसाइड नोट मिला। इसमें एक लड़की और एक लड़के के ऊपर जो इसने प्रताड़ना का आरोप लगाने का जिक्र किया। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि मरने से पहले अमन ने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो उसके मोबाइल में। यही वजह है कि किला गेट पुलिस ने अब अमन के मोबाइल को जब्त कर लिया है और उस मोबाइल का लॉक और टेक्निकल लोगों के जरिए उस मोबाइल की जाँच की जा रही है। उसके बाद उसमें जो वीडियो होंगे उन वीडियो के आधार पर और सुसाइड नोट की फोरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराने के बाद इस मामले की जांच की जाएगी। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कहीं न कहीं इसे प्रताड़ना दी जा रही थी। यही वजह है कि इसने सुसाइड जैसा कदम उठाया है। पुलिस जांच कर रही है। जी, शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। उधर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर पूर्व की कमलनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कमलनाथ सरकार पर कोरोना को लेकर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को नहीं मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुबई से इंदौर फ्लाइट आई थी, उसमें आए लोगों से इंदौर और दूसरी जगहों पर कोरोना फैला। नरोत्तम ने कहा कि कमलनाथ सरकार यदि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मान लेती तो प्रदेश में कोरोना नहीं फैलता। तो ये बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा फ्लाइट से जमाती से तो शायद मध्य प्रदेश में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये कोरोना अगर इंदौर में नहीं आया होता उस दुबई वाली फ्लाइट से जमाती से तो शायद मध्य प्रदेश में इतना भयावह नहीं होता। इंदौर से ही भोपाल में आया, इंदौर से ही बाकी के मध्य प्रदेश, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे खंडवा हो, बुरहानपुर हो, यहाँ तक कि हमारे डबरा तक में अगर गया तो इंदौर से ही गया।
डॉक्टर मंगलगिरी जी, डॉक्टर मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, स्वास्थ्य मंत्री को लगता है कि इंदौर से जो कोरोना है वो सभी जगह फैला, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, कब ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और क्या इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में था? मनोज। बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा इससे पहले भी इस तरीके के बयान दे चुके हैं और जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसको घेरने की कोशिश भी बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा की गई थी। आज मंच हालांकि राजनीति वाला नहीं था, लेकिन वहां पर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर बीजेपी सरकार ने बड़े कदम उठाए और लगातार जो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक अस्पताल का उन्होंने जिक्र भी किया जिसके कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इनपुट था, यदि समय रहते उस पर काम कर लिया जाता और जो दुबई से जो फ़्लाइट आई थी यदि उस फ्लाइट को रोक लिया जाता और वहाँ से जो भी उसमें यात्री आए थे उनको क्वारंटाइन कर लिया जाता, या जो भी कदम थे वो सरकार के द्वारा उठाए जाते तो हो सकता था कि आज जो मध्य प्रदेश में कोरोना इतनी तेज़ी से फैला है वो नहीं फैलता। इस तरीके का दावा प्रशांत नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया। अब इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या था क्या नहीं था ये जरूर इंटेलिजेंस के अधिकारी सही तरीके से बता पाएंगे, लेकिन क्योंकि उपचुनाव करीब है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार कसावट की जा रही है, जमावट की जा रही है। ऐसे में इस तरीके के बयान की ये शुरुआत है, आगे भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके के बयान सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, इन बयानों के पीछे सियासत भी स्वाभाविक है कि जरूर होगी। बाई इलेक्शन होना है 24 सीटों पर, उस लिहाज से एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और लेकिन फिर हम उसी पर लौटते हैं मसले पर कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि जो कदम उठाए जाने चाहिए थे पिछली सरकार ने नहीं उठाए? क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा को, क्या और किया जा सकता था ताकि प्रदेश में कोरोना ना फैलता? जी बिल्कुल प्रशांत, सरकार अब बीजेपी की है, बीजेपी के तमाम नेता मंत्री बने और आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो तमाम बाकी के नेता मंत्री बनेंगे। ऐसे में सरकार के पास पूरा सिस्टम है, चाहे वो इंटेलिजेंस का सिस्टम हो या फिर दूसरे विभाग का सिस्टम, वहाँ से हो सकता है इनपुट किसी इस तरीके का मिला हो और यही कारण है कि इस तरीके के बयान, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जब इस तरीके के बयान देते हैं उसके पीछे सच्चाई रहती है, सबूत रहते हैं, तभी वो इतनी दमदारी से इस तरीके के बयान दे सकते हैं और देते भी हैं। वो बयान लगातार पिछले दिनों भी देखे गए थे। तो इस बयान के पीछे अब क्या मायने निकाले जाएं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस के अधिकारी इसकी पुष्टि कर पाएंगे कि इनकी जो रिपोर्ट का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, क्या रिपोर्ट थी और क्या उसमें थी जिस पर एक्शन नहीं लिया पिछली सरकार ने? बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए मनोज। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। राजधानी भोपाल से कोरोना को लेकर अच्छी खबर आई। चिरायू हॉस्पिटल से 100 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने डॉक्टरों का सम्मान किया और कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों का अभिवादन किया। आपको बता दें कि चिरायू मेडिकल कॉलेज से कोरोना के अब तक 1000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 1000 मरीज भर्ती कर और यहाँ से छुट्टी की। इनमें से कुछ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। इसमें से कोविड-19 पॉजिटिव माइल्ड निमोनिया करीब 250 से 300 पेशेंट हैं। इनमें से कोविड-19 पॉजिटिव बायलैटरल मॉडरेट निमोनिया करीब 200-250 हैं और इनमें से कोविड-19 पॉजिटिव बायलैटरल सीवियर निमोनिया के 110 पेशेंट हैं। ऐसे करीब 500, 550, 550 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, उस निमोनिया कोविड निमोनिया के पेशेंट्स को हम चिरायू अस्पताल से इस भगवान की दया से, सरकार की मेहनत से और हमारे अस्पताल के कुछ ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लड़के, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, वार्ड बॉयज, अटेंडेंट्स, स्वीपिंग स्टाफ, फूड चेन के लोग, ड्राइवर्स एम्बुलेंस के, इन लोगों ने इस 1020 पेशेंट को आज डिस्चार्ज किया। राजधानी भोपाल से आज 108 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वो 108 लोग मौजूद हैं जिनको कोरोना
पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। हालांकि अब ये पूरी तरीके से स्वस्थ है और उनको यहाँ अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद इनका सम्मान किया जा रहा है और यहाँ से इनको रवाना किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग शहर के अलग अलग इलाकों से, जिस तरीके से जहांगीराबाद के बाद जाट खेड़ी सबसे हॉट स्पॉट बन गया था, वहाँ से भी एक परिवार आया है। ये परिवार में सबसे छोटी बिटिया जो है धानी नाम है इसका और 11 महीने की ये बेटी है। आप लोग जब वहाँ से आए थे, आपको कैसे पता चला आप कोरोना पॉजिटिव है? हमको खांसी जुकाम हुआ थे, सर्दी जुकाम और तबीयत भी खराब थी, इसलिए पता चला। चेकअप भी कराए थे। हाँ 11 महीने की? हाँ 11 महीने की। पूरा परिवार ही आपका? और भी बच्चे हैं आपकी फैमिली में? नहीं, यही बच्चे। इसको भी कोरोना हो गया, अब ये भी ठीक हो गई है? हो गई है। 3 दिन की बच्ची भी है। हालांकि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आई थी। इसके अलावा 2 साल के बच्चे भी हैं जो कि छोटे छोटे हैं। इन्होंने भी कोरोना की जंग को यहाँ पर जीता है। परिवार के साथ ये बच्चे आए थे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर जो है कोरोना पॉजिटिव पे, अब वो स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ घर जा रहे हैं। लोगों का यही संदेश है कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस तरीके के संक्रमण के लक्षण सामने आते हैं तो वो इलाज के दौरान ठीक हो सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर दिग्विजय सिंह पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के लगाए गए आरोपों की जांच की मांग उठाई है। विधायक ने कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। आपको बता दें कि उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर अवैध रेत और शराब के कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। साथ ही ट्रांसफर उद्योग और सरकार को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया था। उमंग सिंघार ने इस सारी बातों की जांच की भी मांग की थी, क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसी सरकार को ब्लैकमेलिंग करना अर्थात जो 2 लाख करोड़ का हमारा बजट है, 2 लाख हजार करोड़ का, उसमें भी कालाबाजारी। और कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए, रेत के, शराब के, जो वन मंत्री, उनके वन मंत्री ने आरोप लगाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार के आरोपों की जांच कमलनाथ सरकार इसलिए नहीं कर पाई कि सरकार भी दिग्विजय सिंह के साथ जुगलबंदी में थी और हो सकता है कि दिल्ली दरबार की श्रीमती सोनिया गांधी और तमाम लोग उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हों। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार के सारे आरोपों के जो उनने ऑन रिकॉर्ड लगाए। और इधर वंदे मातरम के गायन को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। आज कांग्रेस नेता मंत्रालय के वल्लभ भवन पहुंचे और वंदे मातरम का गायन किया। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी की सरकार ने वंदे मातरम का गायन शुरू कराया था। फिर प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई जिसने इसका स्वरूप बदल दिया। हर महीने की 1 तारीख को वंदे मातरम का गायन मंत्रालय के वल्लभ पार्क में होता था। अब बीजेपी सरकार में वंदे मातरम का गायन नहीं होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और आज 1 जून को कांग्रेस वल्लभ पार्क पहुंच गई और वंदे मातरम का गायन किया। उधर अब चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का फोकस सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करने को लेकर है। इसके लिए दोनों पार्टियां प्रोफेशनल टीम तैयार करने में जुटी हैं। 15 जिलों में बीजेपी और कांग्रेस का फोकस सबसे ज्यादा है। बीजेपी ने बूथ स्तर तक सोशल मीडिया टीम की तैयारी की थी। बीजेपी के आईटी सेल ने शिवराज सरकार के 2 महीने के कार्यकाल पर वीडियो तैयार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बात कर रहे हैं। प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इस बार सड़कों से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी को लेकर बीजेपी ने खास तौर पर सोशल मीडिया का रूम तैयार किया है। आईटी के जरिए 24 विधानसभा सीटों में बूथ स्तर पर जाने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। हर दिन लॉकडाउन के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सोशल कैंपेनिंग के जरिए आम लोग और वोटर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए खास तरीके का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। इससे पहले चाहे वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला हो, विस्तारक जो नियुक्त किए गए उनसे लगातार संपर्क करने का मामला हो या फिर बूथ स्तर पर जो टीम गठित की जा रही है
उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश हो, इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है और हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निचले स्तर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ आईटी के जो इंचार्ज हैं वो भी बैठे हैं। क्या तैयारी है बीजेपी की 24 विधानसभा सीट और 15 जिले जहां पर उपचुनाव होना है, किस तरीके से हर दिन हम प्लान कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों को टारगेट कर चुके हैं? देखिए, जो 24 विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ पे हम लोग 24 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो हमारी कनेक्टिविटी है, क्योंकि अभी कोरोना के समय हम लोग सभा भी नहीं ले पा रहे, मीटिंग भी नहीं कर पा रहे, हमारे क्षेत्र के नहीं आ रहे, तो हम लोग इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। और हम अभी तक ये मान के चलिए आप अभी कि 45 के करीब टोटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रदेश भर में कर चुके हैं अलग अलग में। सिर्फ चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात करें तो उनकी हमने 24 अलग से करी थी हमने, और जो हमारे प्रभारी नियुक्त हुए हैं 24 विधानसभा के उपचुनाव में जो प्रभारी नियुक्त हुए उनके साथ हमने अलग करी। फिर इसके बाद जो विस्तारक हैं हमारे जो नवगठित विस्तारक वहाँ पे हुए थे उनके साथ हमने अपने वरिष्ठ नेताओं की करी, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे, ज्योतिराज सिंधिया भी थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान भी थे और प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री भी उपस्थित थे। तो इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा या नेताओं के साथ चर्चा के अलावा कुछ ऐसा मटेरियल भी हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जो सीधे लोगों पर असर हो, सोशल मीडिया के जरिए उसको फैलाया जा सके? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जब से भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा की सरकार आने के बाद ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम जो भाजपा सरकार ने उन क्षेत्रों में करे हैं। तो वो क्या क्या उपलब्धियाँ थी, हमारा पर्टिकुलर फोकस ये है कि कोरोना के दौरान ऐसे क्या करने कार्य जिससे कि हितग्राहियों को ये जो कोरोना से प्रभावित जो लोग थे उनको भाजपा सरकार और भाजपा संगठन और सरकार के समन्वय से कैसा क्या क्या काम किए, इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जनता को। और अभी तो हमारा मोलनी फोकस ये है कि कोरोना के संक्रमण काल में किस तरह से हम उनका सहयोग कर सके, जो मजदूर वहाँ पहुँच रहे हैं उनको किस तरह से उनको हम सहयोग कर सके, ये हमारा मेनली फोकस है। तो कोरोना का संकट जरूर है और इसको लेकर भले ही लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हों, लेकिन सियासी दलों ने आईटी के इस्तेमाल के जरिए वोटरों तक पहुंचने का प्लान जरूर तैयार कर लिया और बीते कुछ दिनों से लगातार बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है और साथ ही ये बताने की कोशिश हो रही है कि कम समय में मौजूदा शिवराज सरकार ने किस तरीके के फैसले लिए हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। ब्रेक के बाद खबर होशंगाबाद से, जहां नर्मदा नदी में 5 लोग डूब गए हैं, जिनमें 2 लोगों को बचा लिया गया है जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब पुलिस गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू में जुटी हुई है। दरअसल गंगा दशहरा के मौके पर परिवार नहाने गया हुआ था और 5 लोग डूब गए गंगा नदी में। नर्मदा नदी के घाना बड़घाट पर यह हादसा पेश आया है। हालांकि अब रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं। होशंगाबाद से ये बड़ी खबर है। नहाने के दौरान 5 लोग डूब गए। हालांकि 2 लोगों को तुरंत ही बचा लिया गया, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता हैं। इनकी कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। जो लोग लापता हैं उन्हें जल्द से जल्द खोजा जाए, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि 2 लोगों को जरूर बचा लिया गया है। गंगा दशहरा के मौके पर परिवार नर्मदा नदी में नहाने गया हुआ था। शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, बताया जा रहा है कि परिवार इसकी चपेट में आया, 2 लोग बचा लिए गए, 3 अभी भी लापता हैं। जी प्रशांत, आज गंगा दशहरे का पर्व है। शहर के जो प्रमुख घाट है उन पर पुलिस की व्यवस्था है। वहां पर श्रद्धालुओं को जाने से रोका जा रहा है, भीड़ न लगे इसके मद्देनजर। लेकिन जो दूसरे घाट है उन पर लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं नर्मदा स्नान के लिए। आज भी ऐसा ही हुआ। ये जो घाट है घानावड़ घाट, वहां पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और अचानक ये हादसा घटा। एक ही परिवार के 5 लोग गहरे पानी में जाने से डूब गए थे और उनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है और 3 लोगों की तलाश जारी है। गोताखोर फिलहाल तलाश में जुटे हुए हैं। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर, जन शताब्दी एक्सप्रेस 456 यात्रियों को लेकर जबलपुर से भोपाल पहुंची है।
ये सभी लोग पिछले 2.5 महीने से जबलपुर में फंसे हुए थे और अब इन सभी मुसाफिरों की भोपाल स्टेशन पर स्क्रीनिंग की गई। लंबे इंतजार के बाद स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हुई है। राजधानी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंची है। यात्री अब जो ट्रेन से बाहर आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग बेंच लगाई गई है और इस बेंच में डॉक्टरों की टीम भी तैनात है, जहाँ पर जो यात्री हैं इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, इनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। और जो भोपाल है यहाँ पर 22 ट्रेनों का हॉल जो है, जिसमें हबीबगंज में 8 ट्रेनें रुकने वाली है। 22 जोड़ी ट्रेनें यानी 11 जोड़ी ट्रेनें यानी 22 ट्रेनें आते जाते हुए भोपाल स्टेशन पर रुकेंगी। और लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे कि वो अपने घर वापस पहुंचे, उनके लिए वाकई ये खुशी का मौका भी है और बहुत सारे लोग हैं जो इस मौके पर खुश भी दिखाई दे रहे हैं। लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे, आपकी स्क्रीनिंग हो रही है, कहाँ आप फंस गए थे और अब पहुंच गए आप? नरसिंहपुर में फंसे हुए थे। नरसिंहपुर में 2.5 महीने से फंसे हुए नरसिंहपुर में, 2.5 महीने से। तो बिल्कुल 2.5 महीने के बाद अब ये घर अपने वापस भोपाल पहुंचे और अब ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से एहतियात रेलवे प्रबंधन की तरफ से बरते जा रहे हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर। और जो थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर कराई जा रही है, ट्रेन में बैठने से पहले भी थर्मल स्क्रीनिंग यात्रियों की करवाई जा रही थी। एक तरह से जो संक्रमण दूसरे तक ना फैले उसको लेकर ये कदम उठाया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों में पहुंच सके और दूसरे लोगों को भी संक्रमित ना करें। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। उधर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। गुजरात से सटे सीमावर्ती जिलों में बारिश की सबसे ज्यादा संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 जून को अरब सागर में साइक्लोन बनेगा और इसी के चलते एक सप्ताह तक लगातार बारिश के आसार बन रहे हैं। इंदौर और उज्जैन में सबसे ज्यादा इसका असर होने वाला है। और अब रुक करेंगे ग्वालियर टॉप 10 का। ग्वालियर जिले में आज से नई वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। जून महीने में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का काम किया जाएगा। जुलाई में दावे आपत्ति के बाद 4 अगस्त को नई वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के बंगले पर टिकट के दावेदारों का जमघट लगना शुरू हो गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अंचल में कांग्रेस की टिकट देने में डॉक्टर गोविंद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यही वजह कि दावेदार डॉक्टर गोविंद सिंह से मुलाकात कर अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले अजय रमैया को बहुड़ापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अजय कई दिनों से फेसबुक पर देवी देवताओं, सीएम और पीएम के खिलाफ अनर्गल पोस्ट कर रहा था। रामानंद पुरोहित ने अजय के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 25 मई को हुए ममता चौहान हत्याकांड का कंपू पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ममता के प्रेमी वीरू वाल्मीकि अपने 3 रिश्तेदारों के साथ मिलकर ममता की हत्या उसने की थी। प्रेम संबंधों को लेकर ममता वीरू को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर वीरू ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुरार में शाम 7 बजे के बाद दुकान खुली रखने वाले 44 दुकानदारों के पुलिस ने चालान काटे हैं। 2 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शहर भर में 157 लोगों के चालान काटे गए। शहर के सबसे व्यस्ततम टोपी बाजार इलाके में दुकानदार पार्किंग से परेशान हैं। 2016 में मार्केट में वाहनों की पार्किंग पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से यहां वाहनों की पार्किंग हो रही है। सुबह से शाम तक करीब 1 लाख से ज्यादा वाहनों का आवागमन रहता है, जिससे टोपी बाजार के दुकानदार परेशान हैं। ग्वालियर में बीते 2 दिनों में हुई बारिश के चलते गुड़ा इलाके के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल इलाके की खुदी हुई सड़कों में बारिश का पानी जमा होने से फिसलन बढ़ गई। ऐसे में यहां रहने वाले 10,000 से ज्यादा लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की। ग्वालियर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने घेराव कर दिया। पानी को लेकर नाराज वार्ड क्रमांक 5 के लोगों ने पिछोर नगर परिषद के अधिकारी आनंद गोस्वामी का घेराव कर दिया। साथ ही लोगों ने समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी।
ग्वालियर के सागरताल इलाके से बीती रात नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया। पड़ोसी युवक नितिन तोमर सहित 4 लोगों पर कट्टे की नोक पर अपहरण करने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ से ग्वालियर परीक्षा देने आए 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कमरे से 2 लाइन का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में एक लड़की और उसके साथी पर प्रताड़ना का जिक्र है। फांसी लगाने से पहले मृतक ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।